दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस जनरेशन के बारे में लोग कहते हैं ये जनरेशन कुछ नहीं कर सकती है, ये किसी के लायक नहीं है, उसी जनरेशन जी ने नेपाल की सरकार को घुटनों पे ला दिया और नेपाल की सरकार गिरा दी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने पर। दोस्तों, वो बात अलग है कि प्रोटेस्ट इस कदर हुआ कि प्रधानमंत्री के घर तक को जला दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर को तो यहाँ पे सड़कों पे निकाल के दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारा गया प्रोटेस्टर के द्वारा। यहाँ पे एक दुखद घटना हुई पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की, जब उनके घर में आग लगा दी गई और इस आग की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे में एक ही सवाल कि क्या कारण रहे होंगे इस तरह की गुस्से के पीछे। अगर आप सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया को बैन करने की वजह से ये सब हुआ, तो इसका जवाब है नहीं, इसका कारण कुछ और है। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। इसकी शुरुआत होती है 8 सितंबर 2025 से, जब नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। इसमें ज्यादातर संख्या जो थी वो 20 से 25 साल के नौजवानों की थी, जिन्हें हम जेन जी के नाम से जानते हैं। किसी ने तो यहाँ पे कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनी थी और किसी ने यहाँ पे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल के एक एनजीओ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रोटेस्टर जो थे वो माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे और ये मार्च जो था वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक था। लेकिन नेपाल सरकार को ये बात नागवार गुजरी और उसने पुलिस को तैनात कर दिया प्रोटेस्टरों को रोकने के लिए। पुलिस यहाँ पे वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल करती है प्रोटेस्टरों को रोकने के लिए। पुलिस और प्रोटेस्टरों के बीच यहाँ पे झड़प होने लगती है और कई प्रोटेस्टर तो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं। फिर जो पुलिस यहाँ पे करती है उसे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है सीधा लाइव बुलेट से। इस ओपन फायर में 400 लोग घायल हो जाते हैं और 19 लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस प्रोटेस्ट में। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, ये कोई नकली बुलेट नहीं थी, ये ओरिजिनल बुलेट थी जो फायर की गई यहाँ पे पुलिस के द्वारा। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल होता है जिसकी उम्र महज 12 वर्ष थी। जाहिर सी बात है कि इस तानाशाही को देखकर कोई भी चुप नहीं बैठेगा। जैसे ही यह खबर मीडिया में फैलती है, नेपाल की जनता सड़कों पर उतर आती है और देखते ही देखते सड़कों पे कई जगह पे प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। संख्या इतनी तेजी से बढ़ जाती है, लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और पूरी सड़कें भर जाती हैं इस प्रोटेस्ट में। अब यहाँ पे नेपाल सरकार सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू का ऐलान करती है, लेकिन सिचुएशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। प्रोटेस्ट और भी बढ़ते गए। देखते ही देखते नेपाल के कई शहरों में प्रोटेस्ट देखने को मिलता है और ये प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है सोशल मीडिया को बैन करने में। दोस्तों, ये कारण जरूर है प्रोटेस्ट के पीछे, लेकिन इससे भी बड़े कई कारण हैं जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट आज हमें देखने को मिला। यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है करप्शन, सरकार की मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। इसकी बात हम आगे वीडियो में जरूर करेंगे। पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पे आते हैं। नवंबर 2023 में नेपाल सरकार ने सभी सोशल मीडिया ऐपों को बता दिया कि आपको अगर नेपाल में अपना ऐप चलाना है तो आपको सोशल मीडिया ऐप को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। लेकिन 5 ऐपों को छोड़कर किसी भी ऐप ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इसी में सबसे बड़ा जो नाम शामिल है वो चाइना के टिकटॉक का है, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसी साल 28 अगस्त 2025 को नेपाल सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहती है
कि अगर आपने 3 सितंबर तक अपने ऐप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको नेपाल में ये चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज के द्वारा ये नहीं किया जाता है और इसीलिए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जाता है नेपाल सरकार के द्वारा। इनमें कुछ बड़े नाम शामिल हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, इस तरीके के बड़े बड़े ऐपों को नेपाल में बैन कर दिया गया। जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका कहना है कि ये सब जनता की आवाज को दबाने के लिए किया गया है। सरकार के खिलाफ बहुत से वीडियो यहाँ पे वायरल हो रहे हैं, सरकार के करप्शन और सरकार के नेपोटिज्म को उजागर कर रहे हैं। नेपाल में अगर बेरोजगारी की बात करें तो यहाँ पे स्थिति बहुत ही खराब है। हर 5 में से 1 लोग बेरोजगार है और रोजगार के लिए उन्हें दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि बहुत से लोग पैसे के लिए रसिया यूक्रेन वॉर में भी लड़ने के लिए चले गए। सही सुन रहे हैं आप। फरवरी 2024 तक तकरीबन 15,000 लोग रसिया मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ पे इन लोगों को कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद फ्रंट लाइन पे भेज दिया जाता है। मौत का खतरा होते हुए भी ये लोग रसिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में जॉब बहुत कम है। इस तरह की परिस्थितियों को देखकर नेपाल के नेता अगर थोड़ी भी हमदर्दी दिखाते तो सिचुएशन आज ये ना होती, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। नेपाल के नेताओं के लड़के अपनी लग्जरियस लाइफ को शो ऑफ करने लगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस चीज को देखा और आवाज उठाने लगे। इसके बाद करप्शन एक बड़ा मुद्दा है नेपाल में। यहाँ पे यूथ की माने तो वो 70 प्लस के सेम नेताओं से बहुत ज्यादा परेशान है जो बारी बारी से अपनी सरकार बना। इसी को लेकर इस साल मार्च में हमें एक प्रोटेस्ट देखने को मिला। लोग इतना परेशान हो चुके हैं इन नेताओं से कि वो नेपाल में लोकतंत्र को छोड़कर राजतंत्र लाना चाहते हैं। असल में दोस्तों 2008 से पहले नेपाल जो था पूरा राजतंत्र देश था, यानी कि सारी पावर जनता के चुने हुए किसी नेता के पास नहीं बल्कि राजा के पास थी। जो इनके आखिरी राजा थे वो ज्ञानेंद्र सिंह थे। इन्हें सत्ता से हटाने के लिए 2006 में 2 बड़े मूवमेंट हुए यहाँ पे। जो पहला था वो था लोकतंत्र आंदोलन और दूसरा माओइस्ट इंसर्जेंसी। 28 मई 2008 को पूर्ण रूप से नेपाल जो था वो राजतंत्र को छोड़कर लोकतंत्र देश बन जाता और तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इस 17 साल में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं तो कभी पुष्प कमल दहाल और कभी शेर बहादुर देववा। इन्हीं 2-4 नेताओं के बीच पावर रोटेट करती रहती है। गठबंधन बनते हैं और कुछ दिन के बाद ये गठबंधन टूट जाते हैं। नेपाल में मेन 2 पार्टियां हैं यहाँ पे, नेपाली कांग्रेस पार्टी और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टियां आपस में और छोटी पार्टियों को साथ में मिलाकर सरकार बनाती हैं और इन्हीं पार्टियों पे करप्शन का आरोप है। इनके खुद के बच्चे तो विदेशों में रहकर पढ़ते हैं और लग्जरियस लाइफ जीते हैं। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, दबा के ये करप्शन करते हैं। देखा जाए तो हमारे देश का भी हाल बहुत ही बुरा है। यहाँ दबा के करप्शन होता है। बढ़ती बेरोजगारी और नेपोटिज्म ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। यही कारण है दोस्तों नेपाल जैसी घटना आज हमारे देश में भी होने लगी है। लद्दाख में बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया जेन जी के द्वारा। दोस्तों अगर लद्दाख के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बड़ी ही लंबी चली जाएगी। इस पे हमने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने अच्छे से समझाया है कि लद्दाख के लोगों की क्या डिमांडें हैं और सरकार उनको क्यों नहीं पूरा करना चाहती है और इस तरीके के प्रोटेस्ट हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं। वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए तो आप देखिएगा जरूर। तो वापस पॉइंट पे आते हैं दोस्तों इन नेताओं ने क्या किया नेपाल में कि एक ऐसा कानून बनाया कि पॉलिसी डिसीजन के लिए किसी भी नेता के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। अब इससे होता यह है कि करप्ट नेताओं की लिस्ट और भी लंबी होती चली गई और करप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। अब आप सोचिए इतनी दिक्कतें होने के बाद सरकार सोशल मीडिया को भी बैन कर देती है। लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो हाईएस्ट पॉइंट पे था। असल में होता क्या है दोस्तों, सोशल मीडिया को बैन करने के बाद जो अर्निंग के थोड़े बहुत जरिए बचे थे लोगों के पास वो भी बंद हो जाते हैं। नेपाल के लोगों के लिए टूरिज्म एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जो आउटरीच और बुकिंग के लिए सोशल मीडिया पर ही डिपेंड थे।
अब सोशल मीडिया के बैन होने से टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। एक एस्टीमेट के अनुसार जॉब्स और स्टडी के लिए 70 लाख से भी ज्यादा नेपाली लोग बाहरी देशों में रहते हैं। बाहर रहने वाले नेपाली लोगों का सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण जरिया था अपने लोगों से बातचीत करने का। इन चीजों ने इस प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा फ्यूल दे दिया। लोग भारी संख्या में सड़कों पे उतरते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो नेपाली सरकार ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि ये हमारे देश के नागरिक नहीं, कोई आतंकवादी हो। प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना, पुलिस को उतारो और गोली चला दो। लेकिन अंत में इस सरकार को प्रोटेस्टरों के आगे झुकना ही पड़ा। पहले होम मिनिस्टर इस्तीफा देते हैं मॉरल ग्राउंड में और सोशल मीडिया पर लगे सारे बैनों को खत्म कर देते हैं। लेकिन अभी भी प्रोटेस्टर जो थे वो शांत नहीं होते हैं। केपी शर्मा प्रधानमंत्री के घर आग लगा दी जाती है। इस प्रोटेस्ट में ओपोजिशन वाले लीडर भी नहीं बचते, उनके घर में भी आग लगा दी जाती है। फिर आर्मी को हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके मंत्रियों और बड़े अफसरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है। 9 सितंबर 2025 को केपी शर्मा ओली भी अपना इस्तीफा 2 बजे दे देते हैं। अब वीडियो के आखिर में दोस्तों नेपाल एक लाइव एग्जाम्पल है क्या होता है जब जनता की आवाज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाती है, जब करप्शन, बेरोजगारी और नेपोटिज्म जैसे मुद्दे को इग्नोर किया जाता है। इससे दुनिया की सभी सरकारों को सीखने की जरूरत है। कभी जनता को इतना भी इग्नोर ना करो कि हालात इस तरीके से बिगड़ जाए। आज हमारे देश में भी करप्शन और बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।